हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं, आज तारीख 25 नवंबर 2020 दिन बुधवार हो गया है और जानते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के इस अपडेट में हम आपको बताएंगे देश भर के तमाम ताजा अपडेट्स और सरकार की तरफ से लिए गए कुछ बड़े फैसले। कोरोना वायरस से संबंधित भी कुछ खबरें हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी खबर दोस्तों, सरकार आपकी संपत्ति को जब्त करने को लेकर भी एक बड़ा फैसला निकल कर आ रहा है और बैंक हड़ताल को लेकर भी एक खबर अपडेट है जो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही पूरे भारतवासियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर भी है, आम आदमी के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। क्या एक एक करके आज की फटाफट से 50 बड़ी खबरों को जानेंगे इस वीडियो में। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं मैं आपको खबरों की तरफ। लेकिन आज की खबरों को शुरू करने से पहले आपको पता होगा आज दोस्तों एक बहुत ही अच्छा त्योहार भी है जिसे हम कह सकते हैं बड़ी ग्यारस के रूप में भी मनाते हैं हम। आज के दिन को देव उठनी ग्यारस है, एकादशी जिसे कहते हैं। यानी कि आज से ही फिर से शादी की सहनाइयां गूंजने लगेंगी और इस साल में शादी के 7 योग बन रहे हैं। जबकि दोस्तों साल 2021 में 51 मुहूर्त रहेंगे, लेकिन जनवरी से मार्च तक केवल एक ही मुहूर्त रहेगा। 2020 में शादी के कौन कौन से 7 मुहूर्त हैं तो देख सकते हैं आप। नवंबर महीने में 25 और 30 को है, फिर दिसंबर में 1, 7, 8, 9 और 11 तारीख को 2020 में विवाह के मुहूर्त हैं। जबकि 2021 में विवाह के मुहूर्त जनवरी में सिर्फ 18 को रहेगा, उसके बाद फरवरी मार्च नहीं रहेंगे, फिर अप्रैल मई जून जुलाई फिर नवंबर दिसंबर को शादी के योग रहेंगे। आज देव उठनी एकादशी को हम छोटी दिवाली के रूप में भी मनाते हैं, जहां पर हम गोवर्धन जी जो बनाते हैं दीपावली के दूसरे दिन, उनको आज वापस अपन उनके स्थान तक पहुंचाते हैं। आज के दिन दोस्तों तुलसी विवाह भी किया जाता है क्योंकि भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का शयन काल समाप्त होता है और इसीलिए इस दिन व्रत का भी विशेष महत्व होता है और इसीलिए हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हमारी माताएं बहनें जो हैं आज के दिन का व्रत भी रखती हैं। इसका शुभ फल भी उनको मिलता है और आप सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों को समस्त देशवासियों को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी DLS न्यूज फैमिली की तरफ से। चलिए फिलहाल बात करते हैं अपन खबरों की तरफ, जहां अपडेट देखिए। पहली बड़ी खबर है दोस्तों, केंद्र सरकार की और एक बड़ी कार्यवाही देखिए, 43 मोबाइल एप्स पर बैन लगा दिया। दरअसल आपको पता होगा दोस्तों कि हाल ही में बस कुछ ही दिनों पहले PUBG वगैरह और ये टिकटॉक हो गया, इस तरह के सैकड़ों चाइनीज एप्स पर भारत सरकार ने बैन लगाया था, राइट। लेकिन अब देखिए जरा 43 और मोबाइल एप्स को सरकार ने बैन कर दिया। सरकार की एक और स्ट्राइक देखिए, 43 चाइनीज एप्स पर बैन लगा दिया और इसमें आपका जो टिकटॉक का अल्टरनेट था इतने दिनों स्नैक वीडियो वो भी इस लिस्ट में शामिल है, यानी कि उस पर भी बैन लग चुका। ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। दरअसल दोस्तों केंद्र सरकार ने कल ही 43 चाइनीज एप्स को और बैन कर दिया था क्योंकि कुछ सुरक्षा कारणों को देखते हुए भारत के लिए ये एप्स जो है वो सुरक्षित नहीं थे, इसीलिए सरकार ने हटाया है और ये वाकई में अच्छी बात है। ये पूरी लिस्ट आप देख पा रहे। चलिए अगली खबर देखिए जरा, ट्रेड यूनियन जो है ना वो 26 नवंबर को करेंगे हड़ताल। 25 करोड़ श्रमिक इसमें शामिल होने का दावा किया है। दरअसल केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने मंगलवार को कहा दोस्तों की 26 नवंबर को देशव्यापी आम हड़ताल की तैयारियां जोरों पर हैं और लगभग 25 करोड़ श्रमिक इसमें भाग लेंगे। इसमें कई सारे यूनियन शामिल होंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों की अगर आपका कोई बैंक से संबंधित जरूरी काम है ना तो आप जरूर निपटा लें, क्योंकि कई सारे बैंक कर्मचारी भी हड़ताल पर जा रहे हैं और फिर आगे 3 दिन की छुट्टियां भी आ रही हैं। इसी स्ट्राइक में शामिल होंगे। दरअसल सेंट्रल ट्रेड यूनियन की ओर से जो 26 नवंबर को देशव्यापी आम हड़ताल रखी गई है ना, उसमें बैंकों की 3 यूनियन भी शामिल होगी, ठीक है ना। और इस वजह से भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI और कुछ प्राइवेट बैंकों को छोड़कर ग्रामीण सहकारी और वाणिज्यिक बैंकों का शटर गिरा रहेगा, यानी कि ये बैंक बंद रहेंगे। बैंक यूनियनों ने भी इस हड़ताल को अपना नैतिक समर्थन दे दिया। 26 को हड़ताल के बाद 27 को बैंक वापस खुलेंगे, लेकिन इसके बाद 3 दिन की छुट्टियां आ जाएगी। तो आपके बैंक से संबंधित कोई इंपॉर्टेंट काम है तो उनको जरूर निपटा लें आप, ठीक है ना। ये देख सकते हैं आपकी बैंक हड़ताल है 26 नवंबर को। 21,000 ब्रांच पर इसका असर पड़ेगा। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने केंद्रीय ट्रेड यूनियन की 26 नवंबर में राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल में शामिल होने की घोषणा की है और इसी के चलते बैंक क्लोज रहेंगे, ठीक है ना। चलिए बात करें अगली खबर में, अपडेट देखिए। नए साल में 2021 में 81 करोड़ लोगों को मिलेगा ATM जैसा राशन कार्ड। आप भी आखिर कैसा फायदा उठा पाएंगे। दरअसल आपको पता होगा हाल ही में कुछ दिनों पहले मोदी सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लागू की थी, राइट। और ऐसे में नए साल पर इस स्कीम में आपको एक नया अंदाज देखने को मिलेगा। मोदी सरकार अब राशन कार्ड में बदलाव करने की तैयारियां कर रही है और देश के तकरीबन 81 करोड़ लोगों को अब ATM कार्ड की तरह स्मार्ट राशन कार्ड बांटे जाएंगे। इसकी शुरुआत बिहार राज्य से हो भी चुकी है। राज्य में स्मार्ट राशन कार्ड बांटे जा रहे हैं। आपको बता दूं वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत पूरे देश के कार्ड धारकों को इसका फायदा मिलेगा और इस योजना के तहत कार्ड धारक देश के किसी भी हिस्से में रह रहे हो उनको उसी जगह पर उनके राशन कार्ड की स्कीमों का लाभ मिल जाएगा। यही तो मकसद है फाइनली वन नेशन वन राशन कार्ड का कि आप चाहे आपके राज्य से बाहर जा करके भी रह रहे हो ना, फिर भी आपको आपके राशन कार्ड से जहां आप रह रहे हो वहीं पर सरकारी स्कीमों का सहकारी दुकान से सस्ता अनाज वगैरह जो कुछ भी आपको स्कीम के अंदर आता है उनका लाभ मिल पाएगा। तो दोस्तों 2021 में 81 करोड़ लोगों को इस तरह के राशन कार्ड मिलेंगे। आप भी
भी इस तरह का योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं, तो आप ऑनलाइन भी राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं या अपने नजदीकी ई मित्रा सेंटर पर जाकर के भी आप अपने लिए नया स्मार्ट कार्ड राशन कार्ड यूज करने के लिए बनवा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए। अब इस नाम से जाना जाएगा अयोध्या एयरपोर्ट का नाम। योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में अयोध्या जिले में स्थित हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखे जाने के प्रस्ताव को मंगलवार को स्वीकृति दे दी गई है और यानी कि अब अयोध्या में जो हवाई अड्डा है उसको दोस्तों श्री राम हवाई अड्डा के नाम से जाना जाएगा। तो ये योगी सरकार का बड़ा फैसला है। साथ ही खबर देखिए, बीबीसी ने प्रभावशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की और इसमें 4 भारतीय महिलाओं को भी शामिल किया। भारत के लिए अच्छी गौरव की बात है। भारत में जो महिलाएं शामिल हैं उसमें पैरा एथलीट और वर्तमान पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियन मानसी जोशी भी शामिल है तथा जलवायु कार्यकर्ता रिधिमा पांडे भी शामिल रही है। बीबीसी की जो 100 महिलाएं 2020 की जो लिस्ट है उसमें भारत की ये महिलाएं शामिल हुई हैं। करंट अफेयर्स के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगली खबर दोस्तों, भारत के लिए और एक अच्छी खुशखबरी देखिए। भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है। मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन का परीक्षण भी सफल रहा। दरअसल भारत ने मंगलवार को लैंड अटैक वर्जन ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में परीक्षण किया और सबसे अच्छी गजब की बात यह दोस्तों कि यह परीक्षण सक्सेसफुल रहा। ये हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए भी बड़ी ही खुशी की बात है। तो आप भी दोस्तों एक सच्चे इंडियन से हिंदुस्तानी होने के नाते दिल से इस वीडियो पर एक लाइक तो कर दीजिएगा। इसी बात पर तो एक लाइक बनता है यार इस खबर पर। तो चलिए फिलहाल अपन आगे बढ़े अगली खबर में। जहाँ अपडेट देखिए, आम आदमी पार्टी जो है ना, मतलब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से ऐलान किया गया कि यूपी में जिला पंचायत की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी और टिकट की होगी ये शर्त। उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश में जुटी है अब आम आदमी पार्टी। जिला पंचायतों के आगामी चुनाव में सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ये बात बताई है। देखते हैं दोस्तों आखिर चुनावी नतीजे क्या देखने को मिलते हैं, मैं आपको बताता रहूंगा। और अगली खबर देखिए जरा, ऊर्जा में आत्मनिर्भरता देखिए। सरकार की प्रतिबद्धता से 2035 से पूर्व भारत अक्षय ऊर्जा के सभी लक्ष्यों को हासिल कर लेगा। जी हाँ, भारत जो दोस्तों वो 26 नवंबर से ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग एंड एक्सपो यानी कि वैश्विक नवीनीकरण ऊर्जा निवेश बैठक एवं प्रदर्शनी के तीसरे संस्करण का आयोजन करने जा रहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसका शुभारंभ भी करेंगे। इस वर्चुअल समिट में 80 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से नवीकरणीय यानी कि अक्षय ऊर्जा को जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों का विकल्प बनाने पर उच्च प्राथमिकता से काम हो रहा और आज भारत की कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता में 36% अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी है। ये वाकई में भारत के विकास को लेकर बहुत ही अच्छा साक्ष्य है, प्रमाण है। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए, लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश लाई योगी सरकार। सजा के साथ साथ देना होगा 25,000 जुर्माना। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार अब लव जिहाद को बिल्कुल कठोर कानून की तरह बनाए जाने पर जोर दे रही है और इसके तहत विवाह के लिए छल कपट प्रलोभन या फिर बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराए जाने पर अधिकतम 10 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया। राज्य सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक में हुई राज्य मंत्रिमंडल की जो मीटिंग हुई उसमें उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को मंजूरी मिल चुकी है और यानी कि कुल मिलाकर के अब बस राज्यपाल की सहमति का इंतजार है। बाकी उत्तर प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन अध्यादेश को फाइनली मंजूरी मिल भी चुकी है। लव जिहाद पर उत्तर प्रदेश के लॉ कमीशन के चीफ भी बोले दोस्तों की लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया तो भी 3 साल की सजा होगी। मतलब आप शादी करने से पहले किसी दूसरे धर्म की लड़की को लालच भी नहीं दे सकते हो कि शादी के बाद तुम्हें वहां ले जाऊंगा, गोवा घुमाऊंगा वगैरह वगैरह, वरना फिर भी जेल की सजा का प्रावधान है। तो काफी अच्छा कानून बनाया जा रहा है यूपी सरकार की तरफ से। वाकई में लव जिहाद को लेकर तो ये चीजें होनी ही चाहिए, राइट। आपकी क्या राय है कि दोस्तों सभी राज्यों को लव जिहाद पर सख्त कानून बनाना चाहिए या नहीं? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना इसी वीडियो के नीचे। मेरी राय तो ये है कि बिल्कुल बनाना चाहिए, यहाँ तक कि केंद्र सरकार को बिल्कुल सेंट्रल लेवल पर ऐसा कोई रूल्स कानून बनाना चाहिए, राइट। चलिए बात करें अगली खबरों में। अपडेट देखिए, सीवीसी का सख्त आदेश है दोस्तों। केंद्र सरकार के जितने भी अधिकारी है ना उनको इसी महीने के अंत तक दाखिल करना होगा चल व अचल संपत्तियों का विवरण। जी हाँ, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने केंद्र सरकार के सभी अधिकारियों को इस महीने के अंत तक यानी कि नवंबर लास्ट तक अपनी चल व अचल संपत्तियां जो है ना, जैसे जमीन जायदाद हो गया, कैश पूंजी होगी या और कुछ ज्वेलरी वगैरह होगी, जितनी भी उनकी चल और अचल संपत्तियां उनका डिटेल्स ब्यौरा विवरण देना पड़ेगा। 30 नवंबर लास्ट डेट है और जो
अधिकारी ऐसा नहीं करेगा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगली खबर देखिए। 27 नवंबर से शुरू होगा भारत का पहला फेस टेक ट्रैकर, अपराधियों की पहचान आसान होगी इससे। जी हाँ, भारत के लिए अच्छी बात देखिए एक और कि इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन जो है ना, वो 27 नवंबर को फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के लिए पहला ट्रैकर लॉन्च करने जा रही है। फाउंडेशन ने सोमवार को ये बात की घोषणा कर दी थी कि वो प्रोजेक्ट पेनोप्टिक को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जो कि भारत का पहला फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी ट्रैकर है। इससे सबसे अच्छा फायदा यह होगा दोस्तों कि मात्र चेहरा पहचानने के बाद अपराधी को पकड़ा जा सकेगा और भी इससे कई सारी कुल मिलाकर के ये गलत एक्टिविटीज भी कम होगी। मान लीजिए रेलवे स्टेशन पर ऐसा फेस ट्रैकर लगा दिया तो रेलवे स्टेशन पर फिर कोई अपराधी वगैरह आसपास भटकने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही वो कैमरे के उस सेंसर में दिखाई देगा, सायरन बज जाएगा, अधिकारियों को सूचना मिल जाएगी कि फला आदमी इस ट्रैकर के सामने है, समझ रहे हो ना, ताकि उसे आसानी से पकड़ा जा सके। तो ये वाकई में बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसकी शुरुआत भारत में हो चुकी है। वेरी नाइस। चलिए अगली खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोस्तों की सरकार जो है ना, वो नागरिकों की संपत्ति को हमेशा अपने कब्जे में नहीं रख सकती। आखिर एक मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति को लेकर बड़ा फैसला दिया है। देखिए जरा, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, वो अनिश्चित काल तक नागरिकों की संपत्तियों को जब्त करके अपने कब्जे में नहीं रख सकती है। सर्वोच्च अदालत का कहना कि ऐसा कोई भी घटना या ऐसा करने की अनुमति देना किसी भी तरह से किसी गैर कानूनी काम से कम नहीं है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और एस रविंद्र भट्ट की खंडपीठ ने मंगलवार को केंद्र सरकार को बेंगलुरु के कुछ 4 एकड़ जमीन का जो मसला था, उसमें कानूनी मालिक BM कृष्णमूर्ति के किसी वारिस को लौटाने का आदेश देते हुए यह फैसला किया, जहां केंद्र सरकार ने खुद उनकी जमीन को कब्जे में ले रखा था। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का वाकई में बहुत ही अच्छा फैसला है, क्योंकि बहुत बार ऐसे केसेस बड़ी बड़ी सिटियों में देखे जाते हैं, जहां पर अगर कोई लोकेशन अच्छी हो तो राज्य सरकार या लोकल सरकार, लोकल प्रशासन की तरफ से, UIT वगैरह की तरफ से उन जगहों पर सरकार का अधिकार कर लिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकती है, अनिश्चित काल तक बिना बताए टाइमिंग तो देनी ही पड़ेगी, है ना, अगर कोई कंपल्सरी केस है तो। चलिए अगली खबर देखिए। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे पंजाब के किसानों से 3 दिसंबर को केंद्र सरकार और भी बातचीत करेगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानूनों का विरोध करे पंजाब के किसानों को 3 दिसंबर को दूसरे दौर की बातचीत के लिए बुलाया है। देखते हैं किसानों को लेकर और क्या सरकार सहमति लाती है। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल अगली खबर देखिए दोस्तों, मनी ट्रांसफर पर अब चार्ज लगेगा। दरअसल गूगल पे की वेब सर्विस जनवरी 2021 में बंद हो जाएगी और उसके बाद इंस्टेंट मनी ट्रांसफर करने के लिए आपको पेमेंट करने के लिए चार्ज देना पड़ेगा। जी पे जो है ना, उसको लेकर ऐसी खबर चल रही है। जिस तरह से फोन पे, पेटीएम वगैरह का इस्तेमाल करते हो, फ्री में होता है अभी पैसा ट्रांसफर करना, रिसीव करना वगैरह, लेकिन जी पे पर 2021 से चार्ज लग सकता है, इस तरह की खबर आ रही है। ओके, अगले अपडेट में बात करें दोस्तों आज के मौसम समाचार को लेकर कुछ खबर अपडेट देख पा रहे। आज तमिलनाडु और पंडिचेरी के तट से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराएगा चक्रवात निवार। दरअसल कल ही मैंने आपको चक्रवात निवार तूफान की जो खबर बताई थी, वो आखिरकार आज आने ही वाला है और 25 तारीख को लगभग शाम के समय आएगा। ये चक्रवात निवार जो है वो तमिलनाडु और पंडिचेरी के तटीय इलाकों से आज शाम तक टकराने की संभावना में है। और इसको देखते हुए दोस्तों पंडिचेरी में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। इस तूफान की हवा ही 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा या 120 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। काफी ज्यादा खतरनाक होगा, सो प्लीज बी केयरफुल। ऑलरेडी NDRF वगैरह की टीमें और केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी अलर्ट पर हैं। आपको बता दूं चेन्नई में भी लगातार बारिश चल रही है कल से ही। देखिए जरा हालात क्या चल रहे हैं। करुणानिधि के घर में भी पानी भर चुका। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में रेस्क्यू टीमें भी तैनात कर दी गई है। मौसम के हालात इन जगहों पर, इन 2-3 राज्यों में काफी ज्यादा गंभीर है अभी भी, है ना। और बाकी अगले 24 घंटों में ये चक्रवाती तूफान और भी ज्यादा जो निवार तूफान जो वो भयंकर रूप ले सकता है। सो प्लीज सावधान रहें आप। चेन्नई वगैरह में और आगे भारी बारिश भी हो सकती है। वैसे इन राज्यों के अलावा संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना आज 25 नवंबर के, तो बता दो आपको अगले 24 घंटों के दौरान निवार तूफान के अलावा दोस्तों तटीय तमिलनाडु, उत्तरी तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। बर्फबारी भी कहीं हो सकती है। और साथ ही पंजाब और हरियाणा के साथ साथ उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। बाकी उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों और पहाड़ी राज्यों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट मौसम समाचार। आइए अब नजर डालते दोस्तों आज के सराफा बाजार और सोना चांदी पेट्रोल डीजल के रेट को लेकर क्या खबर चल रही है। तो पेट्रोल और डीजल फिर से महंगा हुआ। पेट्रोल के भाव में 6 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई और डीजल के भाव में 16 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। उसके बाद बेसिकली आप देख सकते हैं राजधानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई वगैरह वगैरह में पेट्रोल और डीजल के नए रेट लिस्ट क्या चल रहे हैं, क्योंकि एक एक को मैं बोलूंगा अभी लंबा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा, आप भी बोर हो जाओगे। वही बात करें आज के सराफा बाजार में सोना चांदी के रेट को लेकर बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। सोना सीधा 1049 रुपए, जबकि चांदी 1588 रुपए सस्ता हुआ। बहुत भारी गिरावट देखी गई दोस्तों सोने और चांदी के रेट में। अभी सोने का रेट 1049 रुपए छूट कर 48,569 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 1588 रुपए की गिरावट के साथ चांदी का रेट 59,301 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, ये रहे आज के गोल्ड
एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट। और आइए बात करें कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ खबरों में अपडेट पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होगा दोस्तों, कल ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई राज्यों के साथ बातचीत की, संबोधन किया, मीटिंग की, कैबिनेट की बैठक ली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, है ना। उसमें 10 बड़ी बातें निकल कर आ रही है। एक तो पीएम मोदी ने कहा दोस्तों कि पूरी तरह से सुरक्षित होने पर ही वैक्सीन लोगों को दी जाएगी और वैक्सीन की अनुमति भी उसके बाद ही मिलेगी। वहीं दोस्तों पीएम का कहना है कि लोगों को लगने लगा कि वायरस कमजोर हो गया और इसके चलते लोग बाग लापरवाही भी कर रहे हैं और यही वजह है कि फिर से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है। सो प्लीज, कहने का मतलब ये है कि सिंपली आप लापरवाही ना बरतें और आप अपने मन में ऐसा ना रखें कि कोरोना खत्म हो गया। खत्म नहीं हुआ, अभी भी ये बाकी है और हम सबको मिलकर के इस लड़ाई को पूरा करना। सो प्लीज मास्क का यूज करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह भी बनाए रखें, ठीक है ना। इसके अलावा राज्यों से केंद्र सरकार ने कहा कि आरटी-पीसीआर टेस्टिंग वगैरह की जांचें बढ़ाएं और पीएम मोदी का कहना रहा दोस्तों कि देश में 160 नए ऑक्सीजन संयंत्र भी लगाए गए हैं कोरोना से लड़ाई के लिए। भारत का वैक्सीन में भी बड़ा अनुभव रहा और कई सारे वैक्सीन का तो थर्ड ट्रायल भी चल रहा है, 90% तक भी सक्सेसफुल रही है कई सारे वैक्सीन, तो ये अच्छी बात है। और इसके अलावा बोले दोस्तों कि पीएम मोदी कि हम वैक्सीन के आखिरी दौर में हैं तो अब लापरवाही ना करें, ठीक है ना। वरना पीएम मोदी ने एक डायलॉग भी कहा दोस्तों कि ऐसा ना हो जाए कहीं की कश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था, मतलब कि हम किनारे पहुंचते पहुंचते ना डूब जाएं, समझ रहे हो ना। सावधान रहें, सतर्क रहें। और इसके अलावा दोस्तों कोरोना को लेकर हिमाचल सरकार ने डिसीजन लिया कि 31 दिसंबर तक राज्य में सभी शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स वगैरह ये बंद रहेंगे, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की जो बैठक थी उसमें ये डिसीजन लिया गया है। वैसे भारत में आज के ताजा कोविड डेटा की अगर बात करें ना, आंकड़ों की, तो भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 44,000 मामलों की बढ़ोतरी हुई। उसके बाद कुल संक्रमित केस की संख्या 92,21,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 4,43,000 एक्टिव केस हैं यानी कि सक्रिय हैं जिनका इलाज अभी चल रहा है, जबकि 86,41,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं दोस्तों इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,34,743 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। तो ये तो रहा आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। अपडेट देखिए दोस्तों, मीडिया में ऐसी रिपोर्ट चल रही है, हालांकि ये खबर कितनी सटीक और सही है इसका दावा मैं नहीं कर सकता हूँ। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कल को ऐसी खबरें आ जाए कि ये जो मीडिया में रिपोर्ट चल रही है इस पर ट्राई ने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया वगैरह वगैरह, लेकिन खबर देखिए जरा क्या चल रही है। केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट चल रही है कि 1 जनवरी से आपका मोबाइल नंबर बदलने जा रहा है। कई सारे बड़े बदलाव भी होंगे मोबाइल नंबर के। ऐसा नहीं दोस्तों कि आपका नंबर चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं। कहने का मतलब सिंपली ये है कि अब 1 जनवरी से लैंडलाइन से अगर आप मोबाइल फोन पर कॉल करोगे ना तो सभी कॉल करने के पहले आपको डायल 0 जरूर करना होगा। ये नया नियम लागू होने जा रहा है 1 जनवरी 2021 से, ठीक है ना। इसके पीछे कहना ये है ट्राई वगैरह का भी कि क्योंकि अभी मोबाइल नंबर भारत में 10 नंबरों का चलता है, राइट। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि 10 नंबरों के जो मोबाइल नंबर्स हैं वो लगभग पूरे हो चुके हैं, कंप्लीट होने को है ये सीरीज, सारे नंबर ही खत्म हो गए। अब नए यूजर्स को क्या नंबर अलॉट करें, तो इसीलिए अब ट्राई और गवर्नमेंट मिलकर ऐसी प्लानिंग बना रही है दोस्तों कि अब 10 के बजाय 11 नंबर जो है रखे जाए। तो ऐसे में पुराने जो मोबाइल नंबर हैं उनको यूज करने के लिए भी हो सकता है आपको अब आगे 0 यूज करना पड़े, जब रूल्स आएगा तब। अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, तो देखते हैं आगे इसको लेकर और ट्राई की तरफ से ऑफिशियल अपडेट क्या आता है। जो कोई भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा जरूर DLS न्यूज के माध्यम से। और फिलहाल अगली खबर देखिए, बिना इंश्योरेंस के सड़क पर गाड़ी चलाना अब आपका मुश्किल होगा क्योंकि इस वजह से रोक लगेगी। दरअसल 1 जनवरी 2021 से पुराने व्हीकल सहित सभी गाड़ियों के लिए फास्टैग तो जरूरी होने जा रहा है, आपको पता होगा, राइट। और ऐसे में दरअसल बात कुछ यूं है कि फास्टैग और इंश्योरेंस के कनेक्शन होने से बिना इंश्योरेंस सड़क पर गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब इंश्योरेंस के लिए फास्टैग का डिटेल्स भरना जरूरी होने जा रहा। और अगर आप अपनी गाड़ी पर फास्टैग लगाओगे और इंश्योरेंस नहीं है तो भी आपको पता चल जाएगा टोल प्लाजा वगैरह पर क्रॉस करोगे तो, इसलिए अब इंश्योरेंस कंपलसरी होने जा रहा है, ध्यान रखिएगा। अगली खबर देखिए जरा, पर्यावरण और कृषि भूमि को नुकसान से रोकने के लिए मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी पराली से बायोगैस। इस तरह की प्लानिंग बना रही है मध्य प्रदेश सरकार, तो अच्छी बात है, प्रदूषण कम होगा इससे। चलिए साथ ही खबर है, RBI ने मुथूट फाइनेंस को झटका दिया। अब ये जो बैंक है ये IDBI म्यूचुअल फंड को नहीं खरीद पाएगा, इसके प्रपोजल को भी खारिज कर दिया। ये कुछ मसला चल रहा है इसके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर, इसलिए RBI ने फैसला लिया। अगली खबर देखिए जरा, सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाह चल रही दोस्तों की मोदी सरकार जो है ना वो कोरोना फंडिंग करने जा रही है और हर एक व्यक्ति को 1,30,000 रुपए देगी, ठीक है ना। मीडिया पर ऐसी खबरें चल रही, व्हाट्सएप पर ऐसे मैसेज को वायरल किया जा रहा, लेकिन PIB फैक्ट चेक की तरफ से इस पर भी क्लियरिफिकेशन दिया गया। रोज मैं आपको एक आध गप के बारे में तो असलियत बताता हूँ, राइट, क्योंकि बहुत सारे असामाजिक तत्व होते हैं वो इस तरह की गप्पे सोशल मीडिया पर उड़ा देते हैं। तो जरा देखिए, एक फेक वेबसाइट भी बनाई हुई है इसको लेकर और कहा जा रहा है कि द गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड पेमेंट ऑफ 1,30,000 फॉर ऑल सिटीजंस अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स ओल्ड, मतलब 18 साल से ऊपर को हर को 1,30,000 मिलेंगे। तो ये फेक है, फर्जी है, ठीक है ना। आप ऐसे किसी फर्जी जहां से में ना आए, क्योंकि हो सकता
होता है कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि आपको ये 1,30,000 का फायदा लेना ना, तो फिर 2,000 का ये फॉर्म भरो। आप वो फॉर्म भरोगे तो वो 2,000 भी गंवा बैठोगे। और इसलिए धोखे में ना आए, आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, सो सावधान रहें प्लीज। और एक अखबार में इस तरह की कटिंग भी चल रही है सोशल मीडिया की, पर अखबार की कटिंग देखिए कि सरकारी मंडियों के बाद अब सरकारी स्कूलों को भी ठेके में देने पर तैयारी है। ये भी एडिटेड लग रहा है। इस पर भी पीआईबी फैक्ट चेक का खाना कि ऐसी भी कोई भी केंद्र सरकार ने सिफारिश नहीं भेजी है स्कूलों का निजीकरण करने की, ठीक है ना, तो आप टेंशन ना लें। चलिए अगली खबर देखिए। माँ की ममता का कोई भी न तो विकल्प है और न ही कोई मोल है, ये कहना हाईकोर्ट ने। दरअसल हाईकोर्ट ने कहा कि शिशु के लिए माँ की सुरक्षा अपरिहार्य है और इसकी सुरक्षा के आगे और भी कोई भी सुरक्षा उपाय नहीं टिक सकता। हाईकोर्ट ने खुद ये टिप्पणी की एक केस की सुनवाई के दौरान। वाकई में दिल को छू जाने वाली बात है ये। अगली खबर देखिए जरा दोस्तों। इजराइल में बनेगा मुंबई हमले की याद में स्मारक। पाकिस्तान आतंकियों ने 6 यहूदियों को भी निशाना बनाया था और इसीलिए इजराइल में अब ये जो ताज होटल में हमला हुआ था ना दोस्तों 26/11 का, तो उसी की याद में ये इजराइल में बनाया जा रहा। अच्छी बात है। अगली खबर देखिए। महाराष्ट्र में घर खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। स्टाम्प ड्यूटी का खर्च अब NAREDCO उठाएगा और इससे आपका मकान सस्ता पड़ेगा। NAREDCO क्या कि नारेडको जो है ना, इसकी महाराष्ट्र यूनिट ने अपनी मेंबर रेजिडेंशियल यूनिट्स की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए घर के बदले स्टाम्प ड्यूटी का वहन करने का ऐलान किया। तो यहाँ से अगर इसके जरिए आप घर वगैरह खरीदते हो तो 31 दिसंबर 2020 तक स्टाम्प ड्यूटी आपकी नहीं लगेगी, तो आपका घर खरीदना सस्ता होगा, ठीक है ना, महाराष्ट्र राज्य में। अच्छा अगली खबर देखिए। स्नैपचैट जो है ना, उसने एक नया फीचर रोल आउट किया टिकटॉक जैसा, जिसमें आप शॉर्ट वीडियोस वगैरह शेयर कर पाओगे, यूज कर पाओगे। वहीं मीडिया खबर ये भी चल रही है दोस्तों की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शेयरचैट को गूगल भी खरीद सकता है। 7,600 करोड़ रुपए में सौदा हो सकता है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। फिलहाल देखिए एक अगली खबर है कि रेलवे 27 नवंबर तक सभी ये जो लिस्ट दी हुई इन ट्रेनों को कैंसिल करने जा रहा। आपने भी अगर टिकट बुक कराए तो जरूर चेक कर लिए। यहाँ पर कुछ रूट्स और इनकी डिटेल्स जानकारी देख पाओगे। इन ट्रेनों को 27 दिसंबर तक कैंसिल किया गया है। और साथ ही अपडेट देखिए दोस्तों। एलन मस्क जो है ना, बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्ति है। ये दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। हाल ही में आपको पता होगा इनका 4था नंबर था, तो अब ये 2nd नंबर पर पहुंच चुके हैं। 1st नंबर पर बिल गेट्स है ही, आपको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक। और 2nd रिचेस्ट पर्सन कौन है? एलन मस्क। ध्यान रखिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार करंट अफेयर्स में भी आ जाती है ये चीजें। और अगली खबर है एजुकेशन को लेकर अच्छा अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश के 37 विभागों में 32,800 खाली पद पड़े हैं और उनको भरने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 महीने के अंदर अंदर इन पदों को भरने के लिए निर्देश भी जारी कर दिए। अच्छी बात है। इसका मतलब ये कि उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द बल्क में गवर्नमेंट नौकरी आने वाली है, सरकारी भर्तियां आएगी, तो आप बिल्कुल अपनी एजुकेशन प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिएगा। और बाकी जब भी भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा जरूर। और एक अच्छी खबर देखिए कि कोरोना के बाद देश में धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं। लिंक्डइन जो है ना दोस्तों, जॉब प्लेटफॉर्म, उसकी तरफ से डेटा आ रहा कि देश में कर्मचारियों की हायरिंग बढ़ने लगी है। सितंबर में पिछले साल के मुकाबले 30% हायरिंग की बढ़ोतरी हुई, तो ये अच्छी बात है ना। साथ ही खबर दोस्तों की ढाका को भारत देगा पूरी मदद। पीएम मोदी और पीएम हसीना की अगले महीने वर्चुअल बैठक होगी, जहां ढाका जो है ना देश, वो और भारत के बीच के रिश्तों पर भी बातचीत होगी और नई नई योजनाएं भी तय होगी। अच्छी बात है। साथ ही खबर देखिए AIMPLB के उपाध्यक्ष और शिया धर्मगुरु मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक का इंतकाल हो चुका है। इनकी उम्र 81 साल की थी। खुदा भगवान ईश्वर अल्लाह जो कुछ भी है वो इनकी आत्मा को शांति दे। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर के तमाम अपडेट्स मुख्य समाचार का वीडियो यहीं फिनिश होता। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको क्या लगता है दोस्तों की कोरोना की वैक्सीन भारत में या दुनिया में कब तक आ सकती है। कमेंट करके मुझे नीचे जरूर बताएगा आपका क्या अंदाजा है। और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।